चलिए बिहार सीजीएल 4 का सेट जो हम लोग लगा लिए हैं उसमें कार्ड छाट का 106 नंबर आता है। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं तुरंत फटाफट। कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी कांचीपुरम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रकूट के शासक दंतीदुर्ग की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो उनका उत्तराधिकारी उनके चाचा बने थे। जिनका क्या नाम था, तो जिनका नाम था गोविंद प्रथम बना था। गोविंद प्रथम के बाद बने थे कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन करता है कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के प्रशस्ति की रचना किया था, तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन चालुक्य शासक है। पुलकेशिन चालुक्य शासक है। एहोल अभिलेख कौन सा अभिलेख लिखे थे, तो कौन सा अभिलेख लिखे थे, एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति लिखे थे रवि कीर्ति। ठीक है। और उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है ना। आगे कहता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन वर्धन वंश से था, जो हरियाणा में था। उसके बाद उसको कन्नौज लेके आया था मौखरी राजवंश के ख़त्म होने के बाद, गृह बर्मन के ख़त्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था, तो पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बाद पंजाब में खोखर जनजाति के प्रभुत्व था। खोखर भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में रहने वाला समुदाय है जो वर्तमान पंजाब और भारत के पाकिस्तान और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में निवास करता है। खोखर लोग ने 1206 में मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया था और गौरी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। बाद में खोखर लोगों ने गौरी की हत्या कर दी। खोखर पाकिस्तानी पंजाब से बसने वाला पंजाब का एक प्राचीन जनजातीय समुदाय है। ठीक है। खोखर और जंजुआ समुदाय के बीच प्राचीन काल में लंबे समय तक नामक कोल क्षेत्र का नियंत्रण के लिए संघर्ष रहा था। ठीक है। ऐसे भी कोल विद्रोह कहाँ हुआ है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन कहता है कि तो खोखर जनजाति कहाँ रहता है, तो खोखर जनजाति पंजाब के एरिया में रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ के जो लोग थे उसका नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कौन किए थे, किसके नेतृत्व में, तो किसके नेतृत्व में हो जाएगा, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होता है। 1699 में तो पता है खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था, 1699 में। खालसा पंथ में पुरुष सदस्य के सिंह की और महिला सदस्य को कौर की उपाधि, महिला को कौर की उपाधि, पुरुष को सिंह की उपाधि दिया गया था। ठीक है। गुरु नानक देव अपने सिख गुरु थे। कौन थे, गुरु नानक सिख गुरु थे। पहले सिख गुरु थे गुरु रामदास साहब, तीसरे थे। ठीक है। गुरु रामदास किसने थे, कि तीसरे थे। गुरु रामदास साहब तीसरे सिख गुरु थे, जिसका आनंद कारज विवाह समारोह प्रस्तुत किया था। उसके बाद गुरु अंगद देव गुरु अंगद दूसरे थे। उसके बाद गुरु नानक, गुरु अंगद, और बाद गुरु अमरदास। कौन हो जाएंगे, अमरदास। गुरु नानक हो जाएंगे, गुरु अंगद हो जाएंगे और गुरु अमरदास हो जाएंगे। और सबसे 10वां कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद हो जाएंगे। उसके बाद बंदा बहादुर हो जाएंगे। कहता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने शुरू किए थे। और कहता है कि मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। रजिया सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी, तो कौन माना, मिनहाजुस सिराज। ठीक है। मिनहाजुस सिराज। ठीक है। कौन माना है, तो मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज की एक बुक का नाम, इसका नाम कुछ है तबकाते नासिरी। कौन सा बुक है, तबकाते नासिरी को लिखा कौन हो जाएंगे, मिनहाजुस सिराज। कहता है कि मध्यकालीन युग में इतिहासकार मिनहाजुस सिराज ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों में से योग्य थी। ठीक है। तबकाते नासिरी में रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया है, अपने भाइयों के अधिक योग्य और सक्षम थी। हालांकि उनके एक महिला शासक होने के कारण उनके शासक को ईश्वरीय सामाजिक व्यवस्था को विरुद्ध माना गया था। ठीक है। और रजिया सुल्तान कौन वंश से था, तो ममलूक या गुलाम वंश से था। तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तबकाते नासिरी बुक का नाम है और मिनहाजुस सिराज लेखक का नाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1852 में लड़ा गया था। देखिए बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था, पहला बार 1824 से 26 में के युद्ध में, 1824 से 26 के युद्ध में पहला बर्मा युद्ध लड़ा गया। फिर दूसरा बर्मा युद्ध कब लड़ा गया, 1852 के युद्ध में लड़ा गया। इसमें म्यांमार पर पूरा बर्मा पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। 1852 में। ठीक है। एंग्लो बर्मा युद्ध। इसमें इस समय कौन थे, वायसराय से इस समय कौन थे,
लॉर्ड डलहौजी, इस समय तो पहला बार में जो युद्ध हुआ था 1824-26 में, उसमें एम हस्ट थे। कौन थे? एम हस्ट थे। उसके बाद 1852 में लड़ा गया। तो जानते हैं हम लोग कि 1852 में 1853 में डलहौजी आ गए थे। रेलवे चला था 53 में मुंबई से थाने। 1852 में कौन आ जाएंगे? 1852 में डलहौजी आ जाएंगे। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में डलहौजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहायक गठबंधन, यानी कि पूरा क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है। सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था, माने राजा को, और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था। और निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसका आराम से लॉन्ग क्वेश्चन दिया, लेकिन इसका आसान आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, सहायक संधि कौन करता था? लॉर्ड बेलेजली नहीं करता था। आगे कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? औपचारिक शुरुआत किसको माना जाता है? औपचारिक शुरुआत किसको माना जाएगा? तो बक्सर के युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, प्लासी के युद्ध। तो औपचारिक शुरुआत प्लासी के युद्ध को माना जा सकता है। औपचारिक युद्ध किसको माना जा सकता है? प्लासी के युद्ध को माना जा सकता है। प्लासी के युद्ध 23 जून ब्लैक होल की घटना के बाद 23 जून 143 लोगों की मृत्यु, उसमें कुछ लोग बचे थे। 23 जून 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में भाग लिया था। प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि प्लासी युद्ध हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोलार बांग्ला के लेखक कौन हो जाएंगे? अमार सोलार बांग्ला के लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर में अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, बांग्लादेश के विभाजन के बाद। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला के लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जो रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान बना, वहाँ के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। कहता है कला मंडलम रामाकुट्टी नायर कोची के कौन सा नृत्य करती है? तो कथकली करते हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? कथकली नृत्य शैली में उसको योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कला मंडलम रामाकुट्टी नायर, कला मंडलम रामाकुट्टी नायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि तेय्यम कहाँ के कला है? तेय्यम कहाँ के कला है? क्वेश्चन कहता है कि तेय्यम कहाँ के कला है? कला रूप कहाँ के? तेय्यम, तो तेय्यम कहाँ के कला है? तो केरला के कला हो जाएगा। तेय्यम कहाँ के कला हो जाएगा? केरला के कला हो जाएगा। ठीक है, केरला के कला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटका संगीत का तत्व नहीं है? कर्नाटका संगीत का तत्व जान लेते हैं कौन कौन होता है। तो कर्नाटका संगीत का तत्व होता है पदम, कीर्ति, अवस्थाई। पदम, कीर्ति, अवस्थाई। कर्नाटका संगीत का तत्व होता है पदम, कीर्ति और अस्थाई। लेकिन ठुमरी तो उत्तर भारत का होगा। ठुमरी, कजरी, ये सब उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है, इसलिए नहीं हो जाएगा। कर्नाटका संगीत से पदम, कीर्ति और अस्थाई। आगे कहता है विश्व का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो पूरा विश्व के भारत की हिस्सेदारी 2.4% है। और पूरा जनसंख्या में अगर बात करेंगे तो पूरा जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि धौलाधार रेंज हिमालय का कौन सा हिस्सा है? धौलाधार रेंज हिमालय का कौन सा हिस्सा है? महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर लघु हिमालय? तो धौलाधार रेंज मध्य हिमालय का हिस्सा है। मध्य हिमालय पर्वत तंत्र की एक श्रेणी है जो महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। तो महान हिमालय जिसको ट्रांस हिमालय बोला गया, ट्रांस हिमालय के बीच बाद वाला को बोला गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में बोला गया लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद में शिवालिक बोला गया। तो धौलाधार रेंज होगा मध्य हिमालय का हिस्सा है। धौलाधार रेंज किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश में पश्चिम में चंबा जिले से शुरू होकर उत्तराखंड से होकर, तो मेन रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धौलाधार श्रेणी फैला हुआ है। सबसे लंबा श्रेणी कौन सा हो जाएगा? धौलाधार श्रेणी हो जाएगा। सबसे लंबा श्रेणी कौन सा हो जाएगा? धौलाधार श्रेणी हो जाएगा। धौलाधार श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, धौलाधार श्रेणी हो जाएगा। ठीक है ना, धौलाधार श्रेणी हो जाएगा। और कहता है कि धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा। अगला क्वेश्चन कहता है कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल महान हिमालय का हिस्सा है, जो इसको इंग्लिश में ट्रांस हिमालय बोला जाता है। कौन सा हिमालय बोला जाता है? ट्रांस हिमालय बोला जाता है। समझ गए? महान हिमालय का हिस्सा। उसके बाद धौलाधार श्रेणी हो जाएगा किसका हिस्सा? धौलाधार श्रेणी हो जाएगा मध्य हिमालय का हिस्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि
क्या सामान्यतः नदी के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? झील, गोखुर झील बनाता है, विसर्प बनाता है, तंग घाटी बनाता है कि बाढ़ वाला क्षेत्र होता है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आ जाएगा तंग घाटी। ऊपर से जब गिरता है तो गिरते के समय में घाटी का निर्माण करेगा, नदी घाटी, जो बाहर फिर आगे नीचे हो जाएगा, उसमें गोखुर झील बनाएगा, और जहाँ वह जम जाएगा वहाँ पर ही, जहाँ पर ही आके रुकेगा पानी सारा जमाव वाला स्थान पर, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा करेगा। ठीक है। आगे कहता है नदियाँ की ऊपरी भाग जिसे युवावस्था कहा जाता है, पर्वतीय मार्ग कहा जाता है। इस नदी में तीव्र ढलान होती है, जिससे यहाँ नदी मुख्य रूप से कटाव करती है, जिससे गहरे और कटाव वाले चैनल बनते हैं। ये शंकराकार और गहरे चैनल जैसे घाटियाँ, भी आकार की घाटियाँ निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भी आकार की घाटियाँ कहाँ बनती है? तो भी आकार की घाटियाँ नदियों से बनती है। यू आकार की घाटियाँ कहाँ बनेंगी? तो बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र में बनेगा यू आकार की घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ। अगला क्वेश्चन कहेगा कि पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? तो सीधा सीधी क्वेश्चन है कि पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र में ही पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश शुष्क वाले में पाया जाता है। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय में पाया जाएगा। ठीक है। नहीं समशीतोष्ण में, नहीं शीत में, उष्ण में, सीधे उष्णकटिबंधीय में पाया जाएगा। उष्ण में अगर आर्द्र रहे और शुष्क रहे, जलवायु रहे, उसमें पर्णपाती वन पाया जाएगा। पर्णपाती वन पाया जाएगा। ठीक है। पर्णपाती वन जिसको पत्ते पतझड़ के मौसम में गिर जाएं, उसके पर्णपाती वन बोलते हैं। पर्णपाती वन ट्री शेडेड ग्रास लैंड उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। इस जलवायु को सवाना जलवायु भी कहा जाता है। इसमें एक विशिष्ट गीला मौसम और एक विशेष शुष्क मौसम का होता है। इस जलवायु में पाए जाने वाले वन आमतौर पर मानसूनों पर्णपाती वन होते हैं। मानसून के समय में पत्ते गिरते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा ऐसा स्ट्रेट जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देगा? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एकमात्र और नहर है पनामा नहर हो जाएगा। पनामा नहर हो जाएगा। पनामा और अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई कितना है? 90 किलोमीटर है। लंबाई 82 किलोमीटर और चौड़ाई 90 किलोमीटर है। यह कहाँ स्थित है? अमेरिका। अमेरिका में कहाँ स्थित है? अमेरिका पनामा नहर। पनामा का कहाँ नहर है? पनामा स्थित है। पनामा नहर है। पनामा पनामा को दो भाग में काटता है। ठीक है। 90 किलोमीटर 82 किलोमीटर चौड़ा है और 82 किलोमीटर लंबा है और 90 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जलमार्ग, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान रेखा होता है। सही बात है। 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा होता है। ई गलत हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अगला क्वेश्चन करता है 20 नंबर की प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम। देखिए खाली सिर्फ हम जीएस का क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे और मैथ रीजनिंग को अलग से करके देखेंगे। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी द्वारा चिन्हित किया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो नीलगिरी पहाड़ी द्वारा। किसके द्वारा? नीलगिरी पहाड़ी को प्रायद्वीपीय पहाड़ का दक्षिणतम बिंदु नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी ऑप्शन में जो दिए हुए बेलीकोंडा, पालकोंडा, एनाकोंडा। तो बेलीकोंडा, पालकोंडा, एनाकोंडा आंध्र प्रदेश से होगा। आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा नीचे चलेगा जाएंगे तो तमिलनाडु, नीलगिरी कर्नाटका और केरला। नीलगिरी केरला तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर है। तो कर्नाटका का नीलगिरी वाला क्षेत्र जो सबसे नीचे दक्षिण पठार का क्षेत्र का सबसे पिछला भाग है, निचला भाग है। केरल तट को कौन सा कौन सा नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। कौन सा तट से जाना जाएगा? मालाबार के तट के नाम से जाएगा। उसके बाद किस देश के संविधान सबसे लंबा हो जाएगा? तो भारत का संविधान सबसे लंबा हो जाएगा। आगे कहता है कि
कैबिनेट और राज्यपाल के बीच सीधा संपर्क की एकमात्र कड़ी क्या हो जाएगा? तो एकमात्र कड़ी मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री हो जाएगा एकमात्र कड़ी 164 हो जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री का आर्टिकल कितना हो जाता है? 164। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री का सलाह कितना से देगा राष्ट्रपति को, गवर्नर को, तो 163 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 163 को मुख्यमंत्री के राज्यपाल को सलाह देने का कर्तव्य मुख्यमंत्री को होगा। 163 में है और 164 में मुख्यमंत्री के पद की चर्चा के बारे में कहा गया है। उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं हो जाए? एक सदनीय विधायिका। संघीय सरकार की विशेषता नहीं है एक सदनीय विधायिका। कहता है कि एक सदनीय विधायिका एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, जबकि एक अन्य विशेषता संघीय सरकार के संदर्भ में सही है। भारत में संघ कनाडा से लिया गया है। भारत में संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उस वक्त कहते हैं कि संघवाद के अनुसार एक संघीय सरकार की अनेक राज्य सरकारें संघ के विभिन्न इकाइयां होती हैं। इससे संघ एक संघात्मक व्यवस्था है जिसकी एक निश्चित प्रावधि के अंतर्गत कठोर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय संविधान के क्वासी फेडरल किसने कहा था? तो फेडरल किसने बताया था? फेडरलिज्म जो अमेरिका में चल रहा है उसको फेडरलिज्म, जो भारतीय संविधान को फेडरलिज्म किसने बताया था? तो फेडरलिज्म बताया था केसी व्हीलर ने। फेडरलिज्म किसने बताया था? केसी व्हीलर ने बताया था। एक नंबर का पॉइंट का क्वेश्चन है कि केसी व्हीलर फेडरलिज्म भारत को किसने बताया था? केसी व्हीलर ने बताया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कितना नंबर आर्टिकल को बोला था? तो आर्टिकल 32 को बोला जाता है, जिसको मूल अधिकार के 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा अम्बेडकर बोले थे। अलग क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका, संघ में कार्यपालिका में कौन आ जाएगा? मंत्री आ जाएगा और मंत्री परिषद, उसके बाद राष्ट्रपति आ जाएगा, संघ में कार्यपालिका के अंतर्गत में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 5261 उसके बाद 52 से 78 तक जो भी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा संघ की कार्यपालिका। 52 शुरुआत हो जाए राष्ट्रपति के पद से, उसके बाद 61 महाभियोग, उसके बाद 78 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का समाधान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत है? कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, क्या हो जाएगा? जापान से, सही बात है। कानून का शासन ब्रिटेन से, सही बात है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्य फ्रांस से, गलत बात है। राष्ट्रपति का शासन अभी बात किया कि संघ कहाँ से लिया गया है? फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? तो संघ। राष्ट्रपति का कार्य कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से लिया जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अविस्तृत सूची कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों और नहाने के घाट होटलों में कहीं भी जा सकते हैं? तो कहीं भी जा सकते हैं। कौन सा अधिकार से? तो कौन सा अधिकार से जा सकते हैं? तो 29 किसी समानता का अधिकार से जा सकते हैं। समानता का अधिकार कितना हो सकता है? 14 से 18 समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार से। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यय पद्धति में जीडीपी क्या होता है? इसके बारे में बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में फर्मों माने कंपनी, फर्म, ट्रस्ट द्वारा प्राप्त सभी अंतिम व्यय का कुल योग है। क्या है? व्यय का कुल योग है। जितना कोई फर्म या कंपनी जितना व्यय करता है, खर्च करता है कोई वस्तु को उत्पादन करने में, तो जीडीपी के तो वही तो फार्मूला है, यानी परिभाषा है कि एक साल के अंत में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को योग को क्या कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं। तो सभी को उत्पादित कर रहे हैं तो उत्पादित करने में उसको खर्च लग रहा है ना, तो वैसे सभी वस्तुओं को उत्पादन में जो व्यय कर रहे हैं, आय नहीं, ऑप्शन में क्या क्या है? आय व्यय, बिक्री या राजस्व है, तो व्यय हो जाएगा। व्यय करने में जो भी हो रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको अर्थव्यवस्था में व्यय के आधार पर जीडीपी की गणना होता है। कुल मिला के यही हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामसर सम्मेलन कमीशन किसके लिए होता है? तो रामसर सम्मेलन होता है झीलों के संरक्षण के लिए। झीलों के संरक्षण जैसे आर्द्रभूमि दलदलीय भूमि वाला क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। भारत में अभी लगभग
44 रामसर साइट होगा, 44 रामसर साइट है, ठीक है। रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर सम्मेलन इस संधि के 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित किया गया था। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। भारत ने 1972 में, देखिए रामसर सम्मेलन तो 1971 में हुआ था, लेकिन भारत 1982 में, देखिए रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। रामसर कब हुआ था? 1971 में हुआ था, लेकिन भारत भाग लिया था 1982 में। कब भाग लिया था? 1982 में भाग लिया था, ठीक है। सर्वप्रथम केवल राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सर्वप्रथम केवल राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे प्रथम कौन था? केवल राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील को आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया था। भारत में कुल कितना 75 रामसर स्थल, माफ करिएगा, रामसर साइट के बारे में बात नहीं किए थे, 75 साइट से 75 से अधिक हैं अभी, ठीक है। तो रामसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग इनमें से किसने लिखा? वन अमेजिंग थिंग, तो वन अमेजिंग थिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? वन अमेजिंग थिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? तो चित्रा बनर्जी दिवाकुर्नी हो जाएंगे, चित्रा बनर्जी दिवाकुर्नी हो जाएंगे वन अमेजिंग थिंग के लेखक। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी के मुख्य रूप से किस भाषा में लिखता था? तो अल बरूनी मुख्य रूप से किस भाषा में लिखता था? तो अरबी भाषा में लिखता था। कौन भाषा में लिखता था? अरबी भाषा में। कौन भाषा में? अरबी भाषा में। अरब से आया था कौन? गौरी, अरब से आया था, ठीक है। अल बरूनी अरबी भाषा में, अल बरूनी अरबी भाषा में। रामायण को अनुवाद और महाभारत के अनुवाद अल बरूनी किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? नेशनलिज्म अब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला कहता है कि एक हैंडबॉल मैच कितने मिनट तक चलता है? तो हैंडबॉल मैच चलता है 60 मिनट तक। कितने मिनट तक चलता है? 60 मिनट तक चलता है। अगला कहता है कि टिंटू लुक्का एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। महिलाओं के निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड का धारक है? तो कौन से? तो 800 मीटर के दौड़ में, कितना मीटर के दौड़ में? 800 मीटर के दौड़ में वह स्पर्धा में वह रिकॉर्ड धारक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किसानों को नील पौधा उगाने के लिए कौन सा सत्याग्रह किया था? तो कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहजानंद सोसायटी द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? तो किस लिए बनाई गई थी? तो जमींदारों द्वारा गरीब किसानों और अधिभोग अधिकारों को कार्यान्वयन के विरुद्ध में किसानों को शिकायत को प्रकाश में लाने के लिए सहजानंद सोसायटी ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ किए थे? तो सोनपुर में किए थे। कहाँ किए थे? तो सोनपुर में किए थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ किए थे? सोनपुर में किए थे, ठीक है। आगे कहता है कि बख्तियार खिलजी जो हमला किया था बिहार में, बख्तियार खिलजी जो हमला किया था, अगला क्वेश्चन कहता है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो हमला उसको किस किताब में लिखा गया है? तो किस किताब में लिखा गया है? तो बिहार में बख्तियार खिलजी जो हमले का पहला विवरण तबकात नासरी में मिलता है। इस पुस्तक मिनहाजुल सिराज द्वारा लिखी गई है। तुर्की से आया एक मुसलमान हमलावर बख्तियार खिलजी, इसकी अगुवाई 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय 1193 में एक नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो अल बरूनी किसके साथ में आए थे? अल बरूनी मोहम्मद बिन कासिम के साथ में आया था और मोहम्मद गौरी आक्रमण कई बार किया और मोहम्मद गौरी के साथ में तराइन का युद्ध, दूसरी तराइन का युद्ध के बाद 91-92 के बाद 93 में भारत नालंदा में आकर उसका सेनापति बख्तियार खिलजी हमला करता है और तबकात नासरी में इसका डिटेल मिलता है। तबकात नासरी जो इसका लेखक हो जाएंगे मिनहाजुल सिराज। और रजिया सुल्तान के बारे में पूछेगा कि रजिया सुल्तान के बारे में कहाँ से मिलता है पता? तो रजिया सुल्तान के बारे में भी जानकारी हमको मिलता है तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज में, ठीक है। अगला कहता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो CAA कहता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता संशोधन 2019 का उल्लेख है तो कि अल्पसंख्यक जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के से उनको अल्पसंख्यक को भारत में शरण देना,
इसे 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ बताई गई हैं। भारत का नागरिकता कितना है? भाग 2 और 5 से 11 तक चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन के संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना में? आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना में? आर्टिकल 32 में। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी। 20 में गिरफ्तारी के बाद संरक्षण। 21 में कुछ उदाहरण दिखाना हो गया शायद। और 23 में हो गया बलात् श्रम। और 24 में हो गया बाल श्रम। 25 में हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक। 29 में अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान। उसके बाद हो जाएगा 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज को आर्टिकल कितना में है? तो पंचायती राज आर्टिकल 40 में हो जाएगा। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में इसके बारे में चर्चा किया गया है। डीपीएसपी भाग 4 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, 36 से 51 तक का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य कितना संविधान संशोधन से? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। भाग 4 के काम में और 51 के काम में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य शुरू में कितना था? 10 था, उसके बाद 11 था। 8 को सजेशन दिया गया था, 10 जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन बहुत आसान दिया है कि भारत में सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो सुप्रीम कमांडर कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन आएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल, जिसका आर्टिकल कितना होता है? 76 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? भारत में आर्थिक सुधारों के बाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है? तो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि हम किस पे करते हैं? खरीद पर करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि खरीद पर करते हैं, उत्पादन पर करते हैं, ऋण पर करते हैं कि कर पर करते हैं? तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा सी नंबर। राष्ट्रीय आय की गणना के उत्पादन विधि में हम उत्पादित वस्तुओं को, सेवाओं को कुल वार्षिक मूल्य पर गणना करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना के उत्पादन विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय केंद्रीय नेशनल स्टैटिक्स सांख्यिकी NSSO की इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में। NSSO का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। अब कौन सा हो गया? NCSO हो गया। अब कुछ हो गया, अब क्या हो गया? CSO हो गया। ठीक है, NSSO। पहली बार क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कौन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1768 में किए थे। उसका पहले बार बताया था कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना हो गया है? तब 20 रुपये प्रति व्यक्ति उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या क्या है? अवांछनीय भुगतान संतुलन क्या हो गया? तो भुगतान संतुलन यही हो गया कि भारत में आयात क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, समझने वाले समझेंगे कि भारत में भुगतान संतुलन आयात जब निर्यात से अधिक हो जाए तो उससे भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं लोगों को समझ में आएगा। जो लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वही लोग, या फिर तो खुद के लिए हम कर रहे हैं कि बार बार हम दोबारा खुद को हमको देखना होगा तो फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचना परिवर्तन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचना परिवर्तन का एक संकेतक है? यानी कि कोई भी देश अगर डेवलप कर रहा है, इसमें क्या इसका सूचक हो सकता है? तो इसके GDP में कृषि का योगदान बढ़ता है, GDP में कृषि का योगदान घटता है, GDP में उद्योग का योगदान बढ़ता है कि घटता है, कि कृषि का योगदान घटता है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका हो जाएगा उत्तर कृषि का योगदान घटता है। कृषि का योगदान घटेगा, उद्योग का योगदान बढ़ेगा और टर्शरी सेक्टर का योगदान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिया गया है 2 कथन। पहला कथन है कि यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी।
विकास पर केंद्रित थी। और इसका दूसरा नंबर कथन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1997 से 2002 तक रहा था। ठीक है, तो 91 नंबर क्या हो जाएगा कि दोनों सही है, दोनों सुना सही है। तो पहले नंबर की 7वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक विकास के बारे में चर्चा किया गया है, और सामाजिक विकास के साथ साथ समानता के बारे में चर्चा किया गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सामाजिक विकास के साथ साथ समानता के बारे में चर्चा किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। पूल पंचवर्षीय योजना में है 12 पंचवर्षीय योजना 2017 तक चला था, लेकिन 2015 में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, 2015 में 15 मार्च 2015 को नीति आयोग उसका स्थान ले लिया था, थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है अभी भी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1997 से 2002, याद रखिएगा 1995 से 2002। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो अंत्योदय योजना 2000 में शुरू किया गया था। 2000 में शुरू किया गया था, यानी कि जन्म से 1 साल पहले मेरा। ठीक है, जन्म के, ठीक है, तो 2000 में शुरू किया था, पक्का 2000 में शुरू किया गया था अंत्योदय। पहली बार इस योजना को राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने 35 किलो राशन मिलता था। APL BPL वाला सिस्टम जो आपको याद होगा बिहार में 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल वाला जो सिस्टम था, उसके बाद अब तो सिस्टम वो हटा दिया गया है APL BPL। तो वो अंत्योदय योजना को कार्यक्रम कब 2000 में, पक्का 2000 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 19 जवाहरलाल नेहरू कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1989 में। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, 1989 में हो जाएगा। उसके बाद मनरेगा 2005 में लागू कब हुआ, 2006 में। और मनरेगा को नाम चेंज, रुक जाइए, शुरू में नरेगा था 2005, नरेगा लागू हुआ 2006 में, और उसके बाद मनरेगा किया गया 2009 में। और 2025 में मनरेगा का बीवी रामजी नाम चेंज कर दिया गया है, आपको तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि देनदारियों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देनदार, किसी भी फर्म के लिए देनदारियाँ उसके ऋण या उस पर दूसरों को बकाया है। तो सही बात है कि किसी का बकाया है, देनदारियाँ जो हमको देना है, किसी भी फर्म में देनदारियाँ उसको ऋण और बकाया है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी बैंक में मुख्य देनदारियाँ वह जमा राशि है जो वह बैंक के पास रखा हुआ है, जो मेरा रखा हुआ है बैंक के पास, तो बैंक के लिए वो देनदारियाँ हो गया। तो दोनों का दोनों कथन सही हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विकास को आधार माना जाता है। शिक्षा, डेयरी माने कि दूध वाला फार्म, डेयरी, विनिर्माण और बैंकिंग। तो विकास का आधार किसे माना जाता है, तो हम तो लगाए थे शिक्षा को, तो मेरा गलत हो गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा विनिर्माण सेक्टर को विकास को आधार माना जा सकता है। विनिर्माण सेक्टर को विनिर्माण सेक्टर को क्या माना जाएगा, विकास का आधार माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विअधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है। द्विअधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है जिससे किसी बाजार पर या फर्म पर प्रभुत्व या अन्याय नियंत्रण होता है। तो कैसा नियंत्रण होता है, तो कैसा नियंत्रण हो जाएगा, तो दोहरा नियंत्रण हो जाएगा। कैसा, द्विअधिकार में दोहरा नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, दो अधिकार में किसी दो कंपनी का अधिकार नियंत्रण हो गया, एक अधिकार में किसी एक कंपनी के एकाधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में किसी दिन और उसी रात के बीच अधिकतम तापमान की भिन्नता देखी जाएगी। कहाँ देखी जाएगी, तो पहला नंबर देखी जाएगी मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ देखी जाएगी, ऑप्शन है प्रायद्वीप क्षेत्र में, प्रायद्वीप मैंने दक्षिण वाला क्षेत्र में, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र में, द्वीप वाला क्षेत्र में, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान वाला क्षेत्र में, या तटीय क्षेत्र कोरोमंडल मलाबार कोंकण वाला क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा तापांतर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, काहे कि वो बालू है, तो बालू बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अल नीनो और ला लीना से क्वेश्चन है कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से कितना वर्षों के बीच में आती है, और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों के कारण बनती है। तो कितना दिन में आती है, तो
3 से 7 साल के बीच में आएगा, 3 से 7 साल में। अल नीनो आएगा तो सूखा का मौसम आएगा, ला नीना आएगा तो बरसात का मौसम आएगा। बरसात का मतलब मौसम आएगा नहीं, मतलब कि जून जुलाई में इसका समय होता है और इसको प्रभाव अधिक बढ़ेगा। गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा, बरसात है तो ज़्यादा बरसात हो जाएगा। ठीक है, बरसात के समय में बारिश हो जाएगा, लेकिन बरसात के समय में अल नीनो आ गया तो बरसात कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, सूखा की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। कहता है कि ज्वार के बारे में क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम से सही लगा। रुक जाइए, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वर उत्पन्न होता है। अच्छा, अगला है कि निम्न ज्वर को नीप ज्वर भी कहा जाता है। तो सही है ये वाला, निम्न ज्वर को नीप ज्वर भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वर उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बसंत ज्वर होता है, ये भी सही बात है। लेकिन ये गलत लग रहा है 58 के, कि जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वर होता है, उच्च ज्वर होता है। नहीं, अंतिम चतुर्थांश में नहीं होता है। इसका तो ये इफेक्ट हो जाएगा कि 90 डिग्री पर रहता है, 90 डिग्री पर आता है तो उच्च ज्वर आता है। ठीक है ना। एपिया किस देश की राजधानी है? एपिया किस देश की राजधानी है? तो सामोआ की राजधानी कहाँ हो जाएगा? एपिया हो जाएगा। तो दक्षिण प्रशांत महासागर का देश है, दक्षिण प्रशांत महासागर का देश है सामोआ। सामोआ की राजधानी कहाँ हो जाएगा? एपिया, एपिया हो जाएगा। ठीक है, एपिया पर किसका अधिकार था? तो पहले न्यूजीलैंड का अधिकार था, न्यूजीलैंड का अधिकार था एपिया पर, एपिया सामोआ पर, न्यूजीलैंड का अधिकार था सामोआ पर। सामोआ की राजधानी हो जाएगा एपिया। इसका अधिकार कब तक था? 1962 में स्वतंत्रता मिला है सामोआ का। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हेलसिंकी। एस्टोनिया की राजधानी हो जाएगा तालिनी, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तालिनी हो जाएगा। और साइप्रस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? साइप्रस की निकोसिया, साइप्रस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? निकोसिया हो जाएगा। आगे कहता है कि भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगा? निगुल्ट्रम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा साइंस का, थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन है। कहता है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड की उंगली से धक्का दे दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है, तो ये कौन सी घटना के कारण हो गया? ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 61 क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम के कारण हो जाएगा। कौन सा कुछ किसका कारण हो जाएगा? जड़त्व का नियम के कारण हो जाएगा। अब जिस अवस्था में वही अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा है उस परिघटना, अगला क्वेश्चन, उस परिघटना का नाम क्या है कि जिसके द्वारा प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद में भी अलग अलग वर्णपट पर जो आ जाता है उसको क्या हो जाता है? तो वर्ण विक्षेपण इसको बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? वर्ण विक्षेपण इसको बोल दिया जाएगा। ठीक है, उस परिघटना का नाम क्या है जिसके द्वारा प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने घटक वर्णों में विभक्त हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, तब विवर्तन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विवर्तन। ऐसे विवर्तन का कहानी क्या है कि टकरा कर मुड़ना, मुड़ना विवर्तन ही कहलाता है। उसको तो जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता है, वो वर्ण विक्षेपण और वर्णपट उस पर मिलता है उजला पट्टी पे। कहता है कि एकल तार टेलीग्राफ का आविष्कार, क्वेश्चन है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ईस्टमैन ने किया था। ईस्टमैन ने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ईस्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसका द्रव्यमान होगा, तनाव होगा, जड़ता होगा, काम होगा, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। कहता है कि एक वस्तु को लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल भार कहलाता है। F बराबर ma, F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब लिफ्ट में स्थिर वेग से नीचे की ओर जा रहे हैं तो व्यक्ति को तो वजन हल्का लगेगा और उसका कह रहा है कि नीचे की ओर जा रहे हैं और नीचे की ओर जाते बार में एक व्यक्ति सिक्का को गिराता है तो फर्श की ओर सिक्का किस त्वरण से अनुभव करेगा? तो इसमें त्वरण कैसा अनुभव होगा?
तो जब लिफ्ट से नियत वेग से नीचे की ओर आ रही है तब लिफ्ट का त्वरण शून्य होगा। लिफ्ट का त्वरण कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। लिफ्ट का त्वरण शून्य होगा। नियत वेग से आएगा तो त्वरण कैसे हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कि नियत वेग से आ रहा है, कांस्टेंट वेग से आएगा तो शून्य आ जाएगा। वेग अगर बढ़ते रहता, जैसे कि वेग अगर बढ़ते रहता तो उसका वेग त्वरण बढ़ता। इस स्थिति में फर्श पर सिक्के की अभिक्रिया R बराबर mg अर्थात सिक्का g का त्वरण अनुभव करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जी, गुरुत्वाकर्षण अनुभव करेगा ना? हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण अनुभव करेगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है किस ऊंचाई पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने भार के आधा हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा कि गुरुत्वाकर्षण G/2 कब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला से जाना पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसी ऊंचाई पर एक व्यक्ति भार पृथ्वी के पृष्ठ से अपने भार का आधा कब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या ऐसा चीज़ है जो बताता है कि वाष्पशील द्रव्यों को बिलियन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब बिलियन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश के समानुपाती होता है। तो 67 का क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा राउट का नियम। तो होमवर्क को लिखिएगा राउट का नियम, हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। राउट का नियम थोड़ा सा पढ़ना होगा। उसके बाद आधा भार के बारे में पढ़ना होगा। चलिए, ज़्यादा समय हो रहा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेमोरियल के त्रिक नियम के लिए सही है। तो डेमोरियल के त्रिक नियम में पहला कथन कहता है कि त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे। तो पहला कह रहा है, तो पहला तो सही हो जाएगा। मध्य वाला जो तत्व होगा, दूसरा कथन है मध्य वाला जो तत्व होगा जो दोनों परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होगा, तो दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अवंधों में बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। तो बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका? हुक का नियम का पालन करता है। हुक लगाएंगे, खींचेंगे, बॉल फेंकते हैं उछलता है, स्प्रिंग फेंकते हैं उछलता है, वापस आता है। वो हुक का नियम के बारे में चर्चा कर रहा है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है, मतलब कि ग्रे क्यों हो जाता है। तो इसका हो जाएगा सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे हो जाता है क्लोरीन के अपघटन के कारण हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश द्वारा और क्लोरीन के अपघटन के कारण हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के संपर्क में आता है जो चांदी धातु और क्लोरीन गैस से मिलने के बाद विघटित हो जाता है। एक फोटोलिटिक अपघटन की प्रक्रिया है। तो क्या उसका सुधार उससे बोलेंगे कि सिल्वर क्लोराइड पर जो ये भूरा रंग ग्रे तरह का जब परत जमता है उस पर उसको क्या हो जाता है? सिल्वर क्लोरीन का अपघटन होता है। किसका अपघटन होता है? क्लोरीन का अपघटन होता है। सिल्वर और क्लोराइड में अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश में अपघटन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। कपूर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, नेफ्थेलिन ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, फिटकिरी ऊर्ध्वपातन नहीं हो। K2SO4 वाला सूत्रवाद Al2SO4 H2O। अमोनिया क्लोराइड का भी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन इसको जो नहीं समझ पा रहे हैं। पौधों में लचीलापन के कारण हो जाएगा, पौधों में लचीलापन के कारण हो जाएगा कोलेन कायमा। क्या हो जाएगा? कोलेन कायमा। क्या हो जाएगा? पौधे में लचीलापन के कारण हो जाएगा कोलेन कायमा। यह असमान जीवित लंबी कोशिकाओं का बना होता है जैसे मुक्त सेलुलोज पाया जाता है। कोलेन कायमा क्या हो जाएगा? लचीलापन, झुकना, इसमें कोलन कायम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंतरिक प्रसार के लिए आंतरिक खोखला जो रहता है, आंतरिक जो पानी में पाया जाता है, मतलब कि क्वेश्चन पैरन के बारे में पूछ रहा है। तो आंतरिक प्रसार के लिए पैरन कायमा कोशिकाएं विरल रूप से संचारित होती हैं और पैरन कायमा एक अत्यंत सरल प्रकार की अस्थायी ऊतक है जो भी सेलुलोज का बना होता है। आगे कहता है कि एनेलिडा के बारे में क्वेश्चन है। कहता है कि एनेलिडा वर्ग में कौन संबंधित नहीं है। तो जोंक एनेलिडा वर्ग में संबंधित है, नेरिस एनेलिडा वर्ग में संबंधित है और केचुआ एनेलिडा वर्ग में संबंधित है। लेकिन एस्केरिस एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एस्केरिस निमेटोडा वर्ग से संबंधित है। निमेटोडा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, निमेटोडा वर्ग से संबंधित है और ये एस्के हेल्थिज्म वर्ग के प्राणी है। निमेटोडा और एस्के हेल्थिज्म वर्ग के प्राणी है।
हेल्थिज बल का प्राणी है। एस्केरिस एक प्रकार का गोल कृमि जो मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। तो छोटी आंत में जो रोग होता है एस्केरिसिस, उसको कौन सा कारण हो जाएगा, कौन सा जीवाणु के कारण, कौन सा कारण हो जाएगा, कौन सा राउंड बन के कारण हो जाएगा, तो एस्केरिस के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यकृत से क्या स्राव होता है, तो यकृत से क्या स्राव हो जाएगा, यकृत से पीतरस, जिसको वाइल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइल बोलते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा, जिससे बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टेरॉइड, विटामिन तथा विटामिन। क्वेश्चन अगर पूछेगा विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, विटामिन के संचित कहाँ रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। यकृत से बिलीरुबिन निकलता है, यकृत से पीतरस निकलता है। पीतरस का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ब्लैडर में होता है। और लैक्टेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे शर्करा आदि विखंडन के कार्य करते हैं। तो विखंडन, ये सबको विखंडन का कार्य कौन करेगा, यकृत करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेगा कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है, कैसा होगा। तो कहता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विघटन वक्र सिग्मोइड होता है, कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। कैसा होता है, सिग्मा आकार का होता है। कैसा होता है, सिग्मा आकार का होता है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का विखंडन करता है कैसे आकार में करता है, तो सिग्मा आकार में करता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बंधन के प्रभाव करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव, हाइड्रोजन आयन सांद्रता आदि। ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को विघटन करता है वो कैसा आकार कैसा होता है उसका, तो सिग्मा आकार का आकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मिलान करने के लिए दिया है कि लैंगर्स हेल्स की दीपिका अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में किससे होता है, कि अग्नाशय में क्या स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे संबंधित है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे संबंधित है, वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। एड्रीनेल ग्रंथि जिसको उड़ो हार्मोन से कहा जाता है, जिसको कैल्सीट्रोन हार्मोन उससे निकलता है। कौन सा हार्मोन, कैल्सीट्रोन किससे, एड्रीनेल से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है। और एपिनोफ्राइन याद रखिएगा, थायराइड से एपिनोफ्राइन। और लैंगरहल्स दीपिका अग्नाशय से इंसुलिन, लैंगरहल्स दीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। पिट्यूटरी से वृद्धि हार्मोन होता है, थायराइड से एपिनोफ्राइन और एड्रीनल से कोलेस्ट्रोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो पाचन एंजाइम कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। लेकिन गैस्ट्रिक कोई पाचन एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन एक प्रकार का समूह है जिसमें कि रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है, जो अमाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में क्या पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाएगा। ठीक है। और टाइलिन तो मुंह में पाया जाएगा, एमाइलेज मुंह में पाया जाएगा, जो स्टार्च का पाचन करता है। और कहता है कि कुडान कुंबला परमाणु परियोजना के किस राज्य में, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कुडान कुंबला कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। इसका कब शुरुआत कब हुआ था, 2013 में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो गामा किरणें की भेदन सबसे अधिक हो जाएगा। तो गामा किरणें की क्षमता सबसे अधिक हो जाएगा। तो गामा किरणें की खोज किसने किया था, तो गामा किरणें की खोज किया था, गामा किरणें की क्षमता सबसे अधिक होती है। या चुंबकीय विकिरण की खोज सबसे पहले फ्रांसीसी शास्त्री थे पॉली विलार्ड ने किया था। किसने किया था, पॉली विलार्ड ने किया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो जीएस की चर्चा हो जाएगा। और